नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की व्यवस्था अनुच्छेद 74 के अनुसार की गई है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। तो जो मंत्री परिषद होती है वो मुख्य रूप से उसकी व्यवस्था कुछ इस तरह से है कि वो राष्ट्रपति की सहायता और राष्ट्रपति को परामर्श देगी। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री ही संघ की कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होता है, वास्तविक प्रधान होता है। तो जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार जो हमारा प्रधानमंत्री है उसमें उसको ही कार्यपालिका की सारी शक्तियां वास्तव में प्राप्त होती हैं और राष्ट्रपति उनका एक तरफ से प्रतीकात्मक मुखिया होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री सरकार का भी अध्यक्ष होता है और वो संसद में अपनी पार्टी का नेता और लोकसभा का नेता होता है। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का भी मुखिया होता है, संसद में अपनी पार्टी का नेता और लोकसभा का भी नेता होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 75(1) के अनुसार करता है। भारत में ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यद्यपि संविधान में इस प्रकार का कोई उपबंध नहीं है। ये कोई उपबंध नहीं है, ये कोई नियम नहीं है कि बहुमत दल के नेता को ही बनाया जाए, लेकिन ये परंपरा चली आ रही है। प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद की सदस्यता आवश्यक नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। अब देखिए, जो बहुमत दल का नेता वाली बात है, वैसे डेमोक्रेसी में ये होता है कि जिस नेता को ज्यादा सांसदों का समर्थन प्राप्त हो। अभी जैसे इजराइल में जो बने हैं नेप्ताली, तो नेप्ताली की पार्टी के पास सिर्फ 6-7 सांसद हैं, लेकिन वो बने हैं। तो इस तरह से होता है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। जिस दल पे सभी का विश्वास हो, जिस नेता पे, उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद के लिए आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो। उदाहरणतः इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, तो ये जब प्रधानमंत्री बने थे तो ये दोनों लोकसभा के सदस्य नहीं थे। भारत में लोकसभा के चुनाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति को इस संबंध में स्वयं निर्णय लेने का अवसर प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है और राष्ट्रपति उसे पदच्युत भी कर सकता है। अभी तक भारत में किसी भी प्रधानमंत्री को पदच्युत नहीं किया गया। अभी तक जितना समय हुआ है 74-75 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री को सस्पेंड नहीं किया गया। और एक और चीज है कि जो स्वविवेक वाली बात है, तो स्वविवेक वाली बात उस समय लागू हुई थी जब शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया था प्रधानमंत्री अपना बहुमत साबित करने के लिए। संसद द्वारा पारित वेतन एवं भत्ते संबंधी अधिनियम भारत के प्रधानमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री को वेतन प्राप्त होगा। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान होता है और उसकी मृत्यु या त्यागपत्र से मंत्रिमंडल विघटित हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, तभी भी ऐसा ही होता है। अगर फिर से दूसरा प्रधानमंत्री बनाना है उसी बहुमत दल के नेता को, तो फिर से पूरी प्रोसीजर अपनानी पड़ती है। यदि लोकसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दिया जाता है तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। मतलब अगर लोकसभा में किसी एक मंत्री के, कोई भी कैबिनेट मंत्री है, उसके खिलाफ अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है और वो पारित हो जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। और इसके अलावा अगर किसी भी विभाग का, किसी भी मंत्रालय का कोई विधेयक अगर रद्द हो जाता है तो भी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का भी पदेन अध्यक्ष होता है। अभी योजना आयोग की जगह नीति आयोग बन गया है, तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के भी मुखिया होते हैं। प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, मतलब लोकसभा का सामना नहीं किया उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए। प्रधानमंत्रियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। वो जब प्रधानमंत्री थे उसी दौरान उनकी मृत्यु हुई। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भारत में ही हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद में हुई और इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी।
जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 2 बार गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले त्याग पत्र दे दिया था। चौधरी चरण सिंह को भी विश्वास मत हासिल करना था, लेकिन उन्होंने उससे पहले त्याग पत्र दे दिया था, और इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में सफलता प्राप्त नहीं की। तो एच.डी. देवगौड़ा और विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो लोकसभा में जब उनको विश्वास मत प्राप्त करना था तो वो इसमें असफल रहे और उनको त्याग पत्र देना पड़ा। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह चौथे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने सबसे लंबे समय तक इस पद पर बने रहे, और अभी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी सबसे लंबे समय तक हैं 5वें नंबर पर। एक कार्यकाल में सबसे कम दिन 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। सर्वाधिक समय तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह बनाने वाले जगजीवन राम थे जिन्होंने 32 वर्षों तक मंत्रिमंडल में शामिल रहे। वो तो जो बाबू जगजीवन राम थे वो सबसे लंबे समय तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे और वो 32 वर्षों तक रहे। प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य, अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को नियुक्त करता है, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को बर्खास्त भी कर सकता है, मंत्रिमंडल से उनके त्याग पत्र को स्वीकार करने और सिफारिश करता है राष्ट्रपति को। मतलब अगर किसी मंत्री को नियुक्त करना है, किसी मंत्री को बर्खास्त करना है, तो इसकी सिफारिश प्रधानमंत्री ही करते हैं राष्ट्रपति के पास। वो अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभाग का आवंटन करते हैं तथा किसी भी मंत्री को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्वैप कर सकते हैं, मतलब अंतरित कर सकते हैं। जैसे रक्षा मंत्री को वित्त मंत्रालय में ला सकते हैं, इस तरह से। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रतिस्थापनों की सूचना राष्ट्रपति को दे। तो जो भी कार्यकलाप चल रहे हैं संघ के, जो संघ की सरकार है, उन सभी की सूचना प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को देनी होती है। ये उसका मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट है भारत के उप प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सर्वोच्च मंत्री होता है किसी भी मंत्रिपरिषद में। तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री जैसे किसी शब्द का प्रयोग भी नहीं हुआ है और उसकी कोई व्यवस्था भी नहीं है। उप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के बाद दूसरा स्थान प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री को सहायता प्रदान करना और उसकी अनुपस्थिति में उसके पद के उत्तरदायित्व को निभाना, ये उप प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य होता है। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966-1970 में आया था, 1966-70 में ने सरकार की मशीनरी तथा इसके कार्यों की प्रक्रिया से संबंधित रिपोर्ट में उप प्रधानमंत्री पद की स्थापना की सिफारिश की थी ताकि सरकारी तंत्र प्रभावी रूप से कार्य कर सके। तो प्रशासनिक सुधार आयोग में इसकी सिफारिश की गई थी कि प्रधानमंत्री का पद होना चाहिए। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन 7 बार किया जा चुका है, मतलब जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से 7 बार उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था की गई। प्रथम उप प्रधानमंत्री होने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है जो पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री भी थे। इसके अलावा जो उप प्रधानमंत्री हुए हैं अभी तक, उनकी सूची ये है। पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो 1947 से 50 तक थे। दूसरे बने मोरारजी देसाई 1967 से 1969 तक, और उसके बाद तीसरे नंबर पर बने थे चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। तो चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम जब उप प्रधानमंत्री बने थे तो ये 2 उप प्रधानमंत्री थे। 1977-78 में ये जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी तो उसमें थे। उसके बाद बने वाई.वी. चौहान 1979-80 में, उसके बाद बने देवीलाल 1990-90 में, फिर बने दोबारा देवीलाल 1990-91 में, और उसके बाद बने लालकृष्ण आडवाणी 2002 से 4 में। तो लालकृष्ण आडवाणी आखिरी बार अभी, मतलब जो आखिरी उप प्रधानमंत्री के तौर पे इन्होंने कार्य किया। इनके बाद कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बने। आगे है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75(3) के तहत सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे कि हमने अभी तक बात की कि मंत्रिपरिषद जो होती है, प्रधानमंत्री भी उसी मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, और जो मंत्रिपरिषद होती है उसका उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति। राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन हेतु सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर किया जाता है। मतलब मंत्रिमंडल में जो मंत्रिमंडल होता है उसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर उसका निर्माण करते हैं। प्रत्येक मंत्री पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। मतलब ये जो मंत्री होते हैं ये
राष्ट्रपति के सामने अपनी शपथ लेते हैं। वर्ष 2003 में 91वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकारों में मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या निचले सदन में कुल सदस्य संख्या का 15% कर दिया गया। इससे पहले असीमित था ये, तो इसको एक तरफ से व्यवस्थित करने के लिए ये व्यवस्था की गई कि ये 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिक्किम और मिजोरम जैसे छोटे राज्यों में जहां विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 32 और 40 है, तो सिक्किम में 32 है और मिजोरम में 40 है, तो यहाँ पे मंत्रियों की संख्या 12 रखने का प्रावधान है। तो यहाँ पे सिर्फ 12 मंत्री रखे गए हैं, यहाँ पे 15% वाला हिसाब नहीं है, यहाँ पे 12 रखा गया है कि 12, क्योंकि विभाग बहुत सारे हैं, अगर 15% का हिसाब करेंगे तो ये कम हो जाएगी संख्या। तो सिक्किम और मिजोरम में मिनिमम 12 मंत्रियों का प्रावधान है। कार्य सुविधा के लिए मंत्रियों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री हो गए, मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु 44वें संशोधन, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा अनुच्छेद 352 में इसको स्थान दिया गया कैबिनेट शब्द को। तो कैबिनेट शब्द 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया और अनुच्छेद 352 में इसका जिक्र है। राज्य मंत्री उसके बाद होते हैं, कैबिनेट मंत्री के बाद। ये मंत्रिपरिषद के दूसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, इस कारण ये कैबिनेट की बैठक में भाग भी नहीं लेते हैं। तो जो राज्य मंत्री होता है वो एक तरह से जो कैबिनेट मंत्री होता है, जैसे गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री है, तो कैबिनेट मंत्री जो गृह मंत्री है उसका सहायक होता है और वो किसी भी कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं ले सकता है। इसके अलावा उप मंत्री, इनकी नियुक्ति कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री की सहायता के लिए की जाती है। जो राज्य मंत्री था वो कैबिनेट मंत्री का सहायक था, अब जो उप मंत्री है वो कैबिनेट और राज्य मंत्री दोनों की सहायता के लिए बनाया जाता है और ये भी कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है और ना ही ये कैबिनेट की किसी बैठक में भाग ले सकता है। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं एवं प्रमुख विभागों के अध्यक्ष भी होते हैं। अगर जिस विभाग का जो मंत्री है वो उसका अध्यक्ष होता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री नहीं। कैबिनेट के द्वारा ही देश के वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण रखा जाता है। जो भी इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनल रिलेशन है उन सभी पे सारा नियंत्रण होता है कैबिनेट मंत्रियों का। संसदीय सचिव यह न तो कैबिनेट का सदस्य होता है और न ही राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और नीति निर्धारण में इनका कोई संबंध नहीं होता है। ये बस इनके सहायता के लिए होते हैं मंत्रियों के, ना इनको कोई दर्जा प्राप्त होता है संवैधानिक तौर पे, न इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और न ही नीति निर्धारण में इनका कोई संबंध होता है। तो दोस्तों आज हमने देखा प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रियों के बारे में, तो इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं और अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।